मैं आरपी सिंह मनोविज्ञान को समझने के क्रम में आज एक छोटे लेकिन बहुत अहम टॉपिक के साथ मैं आपके बीच। दोस्तों, मनोविज्ञान में लगातार कई सारे क्षेत्रों में अध्ययन होते रहे हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में लगातार बदलाव होते रहे हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है मनुष्य का प्रारंभ, या यूं कहें बालक की जन्म के समय की स्थितियां। उसको लेकर मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म के समय मनुष्य को लेकर क्या कथन कहते हैं, दूसरा व्यक्ति उसके बारे में दूसरा कथन कहता है। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के जन्म के समय की स्थितियों को लेकर या जन्म के समय की गुण और विशेषताओं को लेकर जो अपने विचार दिए, मैंने एक सीक्वेंस से उनको जमाने की कोशिश की है कि कैसे मनोवैज्ञानिकों ने बालक को जन्म के समय या किसी मनुष्य को जन्म के समय क्या माना है और वो धारणा आगे चल के कैसे बदली है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि मनुष्य में जन्म के समय कुछ विशेष विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। इन विशेष विचार और आइडियाज़ को लेकर मनुष्य पैदा होता है या एक बालक का जन्म होता है। लेकिन आगे चल के 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक ने इस विचारधारा को या इनके मत को स्वीकार नहीं किया और एक अलग बात कही बालक के जन्म के समय की स्थितियों को लेकर। जॉन लॉक कहते हैं कि बालक जन्म के समय या मनुष्य जन्म के समय तबुला रासा होता है। अर्थात ये तबुला रासा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है खाली स्लेट, कि बालक जन्म के समय खाली स्लेट होता है, उसमें कुछ नहीं होता और वह धीरे धीरे बड़ा होता है, कई सारे अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों से उसमें विचार बनते हैं। ऐसा जॉन लॉक ने कहा। आगे चल के 18वीं शताब्दी में रूसो ने कुछ और कहा है जन्म के समय की स्थिति को लेकर। रूसो का कहना यह है कि मनुष्य स्वभाव से जन्म से अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक अनुभव जो उसको मिलते हैं, उन समाज में मिलने वाले कटु अनुभवों से उसका जो स्वभाव है वो आगे चल के खराब हो जाता है। ऐसे ही 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा है कि बालक जो है वो जन्म के समय स्वार्थ रखता है, स्वार्थपूर्ण होता है, आक्रमणशील होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में रहता है तो समाज के द्वारा ये जो उसके गुण होते हैं ये परिष्कृत हो जाते हैं और वह असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। आगे चल के 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के जनक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन ने बालक को लेकर कुछ एक अलग ही बात कही। वाटसन ने कहा कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का योगदान कम होता है जबकि वातावरण का योगदान ज़्यादा होता है और वातावरण ही एक बालक के समस्त व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे एक बालक दो, तुम जो चाहोगे मैं उसको वो बना दूंगा। इसका मतलब वाटसन का कहना यह है कि मैं जैसा वातावरण दूंगा वैसा बालक बन जाएगा। तो 16वीं शताब्दी से लेके प्रारंभिक दार्शनिकों और आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के मत जो एक बालक को लेके होते हैं या अलग अलग रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरह से बालक को लेकर मनोविज्ञान में समझ लगातार बदलती चली गई और इस बालक के ऊपर जो समझ है इसके लगातार बदलते क्रम में वर्तमान में बालक की क्या स्थिति है, वर्तमान में बालक को मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, वैज्ञानिक क्या मानते हैं, या हमारी साइकोलॉजी में बालक का क्या स्टेटस है, यह हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार इस पर थोड़ा सा वाइड डिस्कशन करते हैं। रेन डेकार्टे ये फ्रांस के दार्शनिक हैं। लगभग 16वीं शताब्दी में इन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति में जन्म के समय ही कुछ विशेष विचार होते हैं। अर्थात बालक में जन्म के समय कुछ विशेष विचार होने की बात किसने कही है? रेन डेकार्टे ने। उसके बाद ये 1596 से 1650, उसके बाद 1632 से 1704, लगभग 17वीं शताब्दी। यहाँ पर जॉन लॉक क्या कहते हैं बच्चे के बारे में? जॉन लॉक ब्रिटिश दार्शनिक हैं। इनका कहना यह है कि एक व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है
टेबुला रासा ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है। इस लैटिन शब्द का मतलब होता है खाली स्लेट, खाली स्लेट। इनका मतलब है कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा अर्थात खाली स्लेट होता है, उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभव से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के विचारों में थोड़ा मतभेद है। डेकार्टे क्या कह रहे हैं कि जन्म के समय ही कुछ विशेष विचार आइडियाज बालक में होते हैं। इनकी बात का खंडन करते हुए जॉन लोक का कहना यह है कि बालक जन्म के समय उसका दिमाग खाली होता है, कोरे कागज के समान होता है, खाली स्लेट के समान होता है और उसमें जन्म के समय कुछ भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वह नए अनुभव प्राप्त करता है और उन अनुभवों से उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। आगे तीसरे व्यक्ति हैं रूसो, जो स्विस दार्शनिक हैं, स्विट्जरलैंड जेनेवा के रहने वाले हैं, दार्शनिक हैं। रूसो 1712 से 1778 लगभग 18वीं शताब्दी की बात है। ये रूसो क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। इनका मानना है कि जन्म से ही व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, अर्थात यहाँ भी स्वभाव जन्म से ही होने की बात कर रहे हैं। स्वभाव क्या है एक बार इसको समझते हैं अपन। नेचर, स्वभाव का मतलब हो गया नेचर। नेचर या स्वभाव हम किसे कहेंगे, व्यक्ति का किसी एक विशेष व्यवहार की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति के कारण जो व्यवहार एक विशेष प्रकार का बन जाता है उसे कहा जाता है स्वभाव या प्रकृति। यह स्वभाव या प्रकृति निजी होती हैं, हर आदमी की अपनी अपनी होती हैं और ये आसानी से बदलती नहीं है, ये लगातार चलती रहती हैं, जीवन से ही ये हमें प्राप्त होती हैं। तो रूसो क्या कह रहे हैं कि अच्छे स्वभाव का होता है जन्म से, उसमें कोई बुराइयां नहीं होती हैं, लेकिन समाज के कटु अनुभव उसको बुरा बना देते हैं। आगे चलते हैं। स्पेंसर, स्पेंसर ब्रिटिश दार्शनिक हैं। 1820 से 1903 लगभग 19वीं शताब्दी की बात है। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। ये भी एक बात कह रहे हैं कि बालक में जन्म से ही स्वार्थता होती है, जन्म से आक्रमणशीलता होती है, अग्रेसिवनेस होता है, अर्थात जो मूल व्यवहार होते हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो बालक में जन्म से होती हैं और उसका ये अग्रेसिव व्यवहार, स्वार्थता वाला व्यवहार बालक को जन्म से मिलता है। लेकिन क्योंकि उसको स्वार्थता के साथ समाज में सामंजस्य नहीं बन पाएगा, आक्रमणशीलता के साथ उसका सामंजस्य नहीं बन पाएगा, इसीलिए धीरे धीरे वह स्वार्थता को त्याग कर सामाजिक होने लगता है, आक्रमणशीलता को भी कंट्रोल करके नियंत्रित करके सामंजस्य बनाना शुरू करता है बाकी बालकों के साथ। इसीलिए ये कहते हैं कि ये दोनों गुण उसमें जन्म से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज के साथ वह रहते हुए, इंटरेक्शन करते हुए असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। कौन बोलते हैं बालक के बारे में ऐसा? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं, ये हमारे ब्रिटिश दार्शनिक हैं। तो उसके बाद 19वीं शताब्दी का लगभग ये मानना है। आते हैं 20वीं शताब्दी पर। 20वीं शताब्दी में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा व्यवहारवाद के जनक, इन्होंने 1925 में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। पीछे भी हमने चर्चा की है। वहाँ ये कहते हैं कि मुझे एक बालक दो, तुम जो कहोगे मैं उसको वैसा बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी में बालक को लेकर विचारधारा क्या है कि बालक को जैसा वातावरण देंगे वैसा बालक बन जाएगा। मतलब बालक में जन्मजात गुण जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल, वो बालक में जो जन्मजात गुण होते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावी बालक नहीं होता है। ज़्यादा प्रभावी किससे होता है? उसको बाहर से मिलने वाले वातावरण से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको 5 लोगों को लेकर बालक के बारे में एक सीक्वेंशियल डिस्कशन किया, इन सबके साथ मैंने इनका लाइफ भी लिखी है। ये डेकार्टे जो हैं 1596 से 1650, जॉन लोक 1632 से 1704, रूसो 1712 से 1778, स्पेंसर 1820 से 1903 और वाटसन की बुक 1925 में आई। तो लगभग यहाँ पर लगातार 16वीं शताब्दी का विचार है, ये 17वीं शताब्दी का विचार है, ये 18वीं का है, ये 19वीं शताब्दी का है और ये 20वीं शताब्दी का है, और अभी हम हैं 21वीं शताब्दी में।
तो बालक के बारे में 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक लगभग पिछले 400-500 सालों में अलग अलग समय में बालक को लेकर अलग अलग धारणाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की रही हैं। कि बालक के बारे में जो व्यवहारवादियों की विचारधारा थी वो थोड़ी अलग थी। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि 16वीं शताब्दी से लेकर बालक के बारे में जो विचार हैं वो लगातार बदल रहे हैं। अभी NCF 2005 में वर्तमान में बालक की क्या स्टेटस है, वर्तमान में बालक को क्या समझा जाए, NCF 2005 में इसके बारे में काफ़ी विश्वसनीय व्याख्याएं की गई हैं बालक की। और वो सारी की सारी जो व्याख्याएं हैं NCF 2005 में, वो सब की सब मनोविज्ञान के लगातार बालक के क्षेत्र में हो रहे अध्ययनों का प्रतिफल है। तो दोस्त, यहाँ समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि वर्तमान में बालक ना तो जॉन लॉक वाला तबुला रासा है, वर्तमान में बालक ना ही वाटसन वाला गीली मिट्टी है कि आप जो चाहे उसको बना दो। तो ये सारे के सारे विचार बालक को लेकर परंपरागत हैं, पुराने हैं। गलत ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत हैं। लेकिन उस समय मनोविज्ञान में बालक को जहाँ तक समझा गया था, बालक की आंतरिक संरचना को लेकर जहाँ तक मनोविज्ञान पहुँच पाया था, उस आधार पर, वहाँ तक के ज्ञान के आधार पर इन व्यक्तियों ने स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वाटसन भी उस समय इस चीज़ को लेकर बिल्कुल गलत नहीं थे। आज भी कई क्षेत्रों में वाटसन का जो ये मत है ये फलीभूत होता है। हम सीखने में कई जगह इस मत को स्वीकार करते हैं, इस मत के अनुसार बने हुए कई सिद्धांतों और नियम को अप्लाई करते हैं सीखने सिखाने में। लेकिन अल्टीमेटली बालक को लेकर जो समझ है वो समझ वर्तमान में बदल गई है फ्रेंड्स। वर्तमान में मनोविज्ञान बालक को लेकर क्या कहता है? वर्तमान में मनोविज्ञान बालक को लेकर कहता है कि बालक ना तो खाली घड़ा है, ना गीली मिट्टी है, ना कोरी स्लेट है, वो तबुला रासा नहीं है। उसमें जन्म के समय जन्मजात कई सारे गुण, क्षमताएं और विशेषताएं होती हैं। ये गुण, क्षमताएं, विशेषताएं जो इन्नेट पावर होते हैं बालक में, नेचर प्रदत्त होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं, ये बालक जन्म के साथ लेकर आता है। और जन्म के साथ उसको माता पिता के माध्यम से, जीन से जो चीज़ें मिली हैं, ये सब उनमें निहित होती हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बालक को डेवलप करने के लिए? देखिए, बालक के विकास के साथ दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। पहला वंशानुक्रम, अर्थात उसमें जन्मजात गुण और विशेषताएं। दूसरा उन वंशानुक्रमीय विशेषताओं और क्षमताओं को विकसित करने के लिए बाहर से मिलने वाला वातावरण। तो संपूर्ण शिक्षा जगत, हम शिक्षक, पूरी मशीनरी और पूरा का पूरा सिस्टम जो एजुकेशन पे काम कर रहा है, ये सिस्टम क्या करता है? ये संपूर्ण सिस्टम का काम केवल और केवल बालक में निहित गुण और क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करना होता है मात्र। याद रखिए, हम बालक को जो चाहे वो नहीं बना सकते हैं। बालक को वही बनना है जो उसमें निहित है। हम सिर्फ जो उसमें निहित है उन चीज़ों को विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो बालक को लेके धारणा बदलने की आवश्यकता है। और ये संपूर्ण चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ये NCF 2005 में वर्णित भी है। NCF 2005 के अनुसार बालक को लेकर नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। NCF 2005 के अनुसार बालक को सिखाए जाने वाले विषयों के प्रति नज़रिया बदलने की आवश्यकता है, तरीकों को बदलने की आवश्यकता है, मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को बदलने की आवश्यकता है। और मज़े की बात, बदल भी गया है। अभी आप एलिमेंट्री एजुकेशन में जाके देखेंगे तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्रारंभिक शिक्षा में सीखने सिखाने की संपूर्ण प्रक्रिया बदल दी गई है, मूल्यांकन के तरीके बदल दिए गए हैं। उन सारे तरीकों को, परंपराओं को अब हटा दिया गया है जो पुरानी विचारधारा पर टिकी हुई थी। अब सारे के सारे तरीके, सारी की सारी विधाएं, सारा का सारा मूल्यांकन की प्रक्रिया, सीखने सिखाने के तरीके, ये सारे के सारे जो हैं NCF 2005 के अनुसार हैं। और NCF 2005 आधुनिक मनोविज्ञान जो बालक के बारे में लगातार नई नई खोजें कर रहा है, उन सब पर बेस्ड हैं। तो अल्टीमेटली बालक लगातार बदलता हुआ प्रतिरूप है। और जो हम आज बालक के बारे में समझ रहे हैं, यहाँ भी कुछ और गुंजाइश है। जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ेगा, बालक के बारे में और नई चीज़ें निकल के आने वाली है दोस्तों। ये एक सबसे बड़ा मनोविज्ञान का प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जहाँ बहुत कुछ अभी आना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। तो बालक को कभी भी छोटा महसूस मत कीजिए, नेवर अंडर एस्टिमेट। बालक में, आपके सामने जब बालक स्कूल में आता है, उसमें बहुत सारी जन्मजात गुण और क्षमताएं हैं।
सिंपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर मैं बात कहूं कि एक बालक में भाषा का विकास होता है, तो भाषा में क्या हुआ, भाषा सीखने की क्षमता वो जन्मजात लेकर आता है। भाषा का जो वोकल सिस्टम है वो जन्मजात वो लेकर आता है। भाषा को लेकर जो मस्तिष्क में जो एलईडी होता है, मस्तिष्क में जो टूल्स बने होते हैं, संरचना बनी होती हैं, ये वो जन्मजात लेकर आता है। हम क्या करते हैं, केवल उसमें जन्मजात बने हुए टूल्स में, उसके जन्मजात संरचनाओं में, जन्मजात क्षमताओं में केवल प्रोग्राम डालते हैं लैंग्वेज वाला। अगर ये प्रोग्राम इंग्लिश वाला है तो बालक में इंग्लिश डेवलप हो जाती है। ये प्रोग्राम अगर हिंदी वाला है तो बालक में हिंदी भाषा डेवलप हो जाती है। ये प्रोग्राम अगर तमिल और कन्नड़ वाला है तो बालक में तमिल और कन्नड़ विकसित हो जाती हैं। इसका मतलब जो बाहर से लैंग्वेज दी गई वो केवल एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और उस बाहर से दी हुई लैंग्वेज को डेवलप करने की जो कैपेसिटीज है वो बालक का इन्नेट पावर है, नेचर प्रकृति के द्वारा दिया हुआ पावर्स हैं। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बालक विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। जो भी चैलेंज आप विषय में देते हैं, उन विषयों के चैलेंजेस को वो स्वीकार करता है, उनको वो सीखता है और उसका रेस्पॉन्स देता है। तो उसमें बालक में सीखने की क्षमता, उसका मस्तिष्क, उसकी बुद्धि, ये सब जन्मजात हैं। संज्ञानात्मक प्रोसेस पूरा बाय बर्थ वो लेकर आता है। हम क्या करते हैं, उस बाय बर्थ जो कॉग्निटिव उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, क्षमताएं हैं, गुण हैं, उन सब में केवल विषयों के माध्यम से वातावरण प्रदान करते हैं, और पर्टिकुलर विषयवार, सब्जेक्टवार बालक में ये चीज़ें बनती हैं लगातार। तो दोस्तों, ये बालक को लेकर एक समझ हमने विकसित करने की कोशिश की कि कैसे 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक बालक को लेकर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय में क्या क्या कहा है, किस किस तरह से बालक को लेकर नज़रिया लगातार बदलता चला गया है। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बना हुआ भी है, कई बार पूछा गया है। रूसो को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेंसर का यहाँ से पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछा गया है। अल्टीमेटली हम बालक के बारे में क्या दृष्टिकोण बनाते हैं, इस चीज़ को ठीक से विकसित करने के लिए इन स्टेटमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो हमने आज डिस्कशन किया कि बालक को लेकर 16वीं शताब्दी से आज तक विभिन्न व्यक्तियों का क्या मानना रहा है, और वास्तविक अर्थों में आज बालक क्या है और हमें बालक को कैसे समझना चाहिए। तो याद रखिए, बालक चाहे आपका खुद का अपना हो, चाहे स्कूल में स्टूडेंट के रूप में आपका बालक हो, कोई छोटा बहन भाई आपका हो, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करो, उसको जानने की कोशिश करो कि उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, बाय बर्थ क्या चीज़ें हैं, कौन से गुण, विशेषताएं, क्षमताएं उसमें बाय बर्थ आ गई हैं। अगर उनको आइडेंटिफाई हमने कर लिया फ्रेंड्स, तो हम उनको ठीक से विकसित होने के मौके बना सकते हैं, उसको एक्सपोज करने की सिचुएशंस बना सकते हैं। यही हमारे बस में है। याद रखिए, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ innocent child and give him opportunities to expose these abilities or capacities। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे नए टॉपिक को लेके हम दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, सीखते रहिए।